अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज हम आपके लिए धमाका खेज मवाद लेके आ रहे हैं। चंद दिन पहले आपको याद होगा वजारत ख़जाना ने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे आके ये एडमिट किया या उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके पास कोई तफसील नहीं है उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान में कर्जे माफ़ कराए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में दो किस्म के कर्जे हैं, एक तो कमर्शियल बैंक्स के कर्जे हैं और एक सरकारी बैंक्स के कर्जे हैं। अगर वो सारे बैंकों के कर्जे और उनकी तफसीलात वहाँ पे नेशनल असम्बली के आगे देते, जो सरकारी बैंकों से कर्जे जबरी तौर पे माफ़ कराने वाले हैं या पॉलिटिकल और सियासी असर रसूख की वजह से अपने कर्जे माफ़ कराने वाले हैं, वो लोग फौरी तौर पे नाअहल हो जाते, लोग उनके खिलाफ रिट्स कर देते, अदालतों के अंदर चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नेशनल असम्बली के फ्लोर पे झूठ बोला गया। खरा सच की टीम ने बहुत अरसे से इसकी प्रोब कर रही थी और कुछ दिन पहले हमें मेजर एक ब्रेक हुई और हमें तकरीबन कोई यानी 3.25 लाख के करीब सफ़ात जो हैं वो मिले। 3.25 लाख सफ़ात हमने जमा किए और फिर उनकी वेरिफिकेशन का काम ये एक टीम का काम नहीं था। इस वक्त भी जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चैनल 24 की तमाम टीम जो है वो सारे काम छोड़कर इन कागज़ों की जांच पड़ताल पे लगी हुई है। मैं आपको एक लुक दिखाता हूँ। चैनल 24 के अंदर इस वक्त जो है बहुत से लोग जो हैं और यानी वो इस वक्त इन डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं, इनको सिफर अवे कर रहे हैं और इनकी तफसीलात जो है उनको वेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों की उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो आपके लिए समझ में आने वाली बात होगी। लेकिन आपको एक बात मैं समझा देता हूँ, हर 1 मिनट बाद इस मुल्क में एक बच्चा मर रहा है। इस मुल्क में हर 1 मिनट के बाद एक बच्चा मरता है। हर 20 मिनट के बाद एक औरत यहाँ अपनी जान से हाथ धो बैठती है। यहाँ पे फाका हो रहा है, रोटी की कीमत नहीं कंट्रोल हो रही है, पेट्रोल की कीमत नहीं कंट्रोल हो रही है, बिजली आती नहीं है, आती है तो मजाक है कि पूरी की पूरी पावर नहीं आती उसकी, और घरों की और फैक्ट्रीज़ की अप्लाइंसेस जो हैं वो ख़राब होकर रह जाती हैं और बिल ऐसा कि आम आदमी जो है सिर्फ कर्जा लेके अपने बिजली का बिल दे सकता है। और आपका अगर बिल 2 महीने लेट हो तो वापडा बड़े आराम से आएगा, आपकी बिजली काट के चला जाएगा, वासा आएगा, आपका पानी काट के चला जाएगा। आपके लिए और आपके बच्चों के लिए पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, अस्पताल में कोई बिस्तरा मुयस्सर नहीं है और स्कूल पे छत मुयस्सर नहीं है। लेकिन 9,12,049 अफराद ऐसे हैं, 9,12,049 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इस मुल्क के अरबों रुपए का कर्जा हड़प कर लिया। दुख की बात यह है कि आज से कुछ साल पहले जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी तफसीलात तलब की और उस वक्त एक कमीशन बनाया गया, साबिक जस्टिस जमशेद की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया, तो मैं आज ये क्लेम कर रहा हूँ कि उस कमीशन से भी झूठ बोला गया और उस कमीशन को भी सही वाक़यात नहीं बताए गए और उनको नहीं बताया गया कि कर्जा लेने वालों की असल लिस्टिंग क्या है। और बहुत सी फहरिस्तें ऐसी हैं, ख़ास तौर पे नेशनल बैंक और ज़राई तरक्याती बैंक क्योंकि ये सरकारी उसमें आ रहे हैं, ख़ास तौर पे नेशनल बैंक जो है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर्स का नाम हदफ कर दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम हदफ कर दिया, चेयरमैन और एमडी का नाम हदफ कर दिया, सीईओ का नाम निकाल दिया, सिर्फ कंपनी का नाम रहने दिया कि इससे कोई इंडिविजुअल का नाम कभी आ ही नहीं सकता कि जनाब इसमें मुबशर लुकमान ने खा के हड़प किया और टीका लगाया और दोबारा दूसरे जगह पे जाके किसी और बैंक से जाके कर्जा ले रहे हैं, क्योंकि उसका डिटेल्स जो हैं वो शेयर ही नहीं हो रही। हालत ये है कि आप अगर एटीएम की मशीन पे जाते हैं, अपना आप एटीएम कार्ड लेके जाते हैं या आप अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं तो वन लिंक है, यानी आपका अकाउंट जो है वो फैसल बैंक में हो सकता है और कोई आपको कैद नहीं है कि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड से जाके उसके एटीएम से जाके HBL के एटीएम से जाके आप वहाँ से विड्रॉ करें। वो आपके अकाउंट्स की डिटेल उसके साथ लिंक्ड हैं, वहाँ पे आप अपना एटीएम कार्ड विड्रॉ कर सकते हैं। उसका एक सर्टन चार्ज है कि वो चार्ज आप देते हैं अगर आप दूसरे ब्रांच में जाते हैं या दूसरे बैंक के अंदर जाते हैं। यहाँ पे ये कैसे लोग हैं कि इनकी तफसीलात ही पूरी नहीं हो रही हैं। लाखों सफ़ात तो हमारे पास आ गए, ये कैसे हो सकता है कि स्टेट बैंक के पास नहीं है। पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबता जा रहा है और मज़ीद कर्जे लिए जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है मुल्क खोखला हो चुका है, हमें बताया जा रहा है मुल्क गरीब हो चुका है, लेकिन 9,12,059 शुरफा ऐसे हैं जो इस मुल्क को खा गए। और मुझे बड़े लोग बता रहे थे और मुझे बड़े लोगों ने अप्रोच किया जब ये अनाउंस हुआ कि हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं, तो मुझे बड़े शुरफा ने अप्रोच किया, उनमें से कई मेरे दोस्त भी हैं।
उनका यार तुम समझो कर्जा राइट ऑफ कैसे होता है, ये सही है, ये गलत है, ये कानून के मुताबिक है। मुझे इतना पता है कि अगर एक गरीब आदमी ने, एक मुतवस्सित घराने के आदमी ने मोटरसाइकिल अगर किस्तों पे ली है तो बैंक उसकी मोटरसाइकिल उठा के ले जाएगा। मुझे ये पता है अगर किसी ने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन लेके अपने घर में 2 कमरे तामीर किए हैं तो लोन डिफ़ॉल्ट करने पे उसको पूरा घर चला जाएगा। फिर ये कैसे लोग हैं कि कर्जे लेते भी हैं, कर्जे हड़प भी करते हैं, कर्जे माफ़ भी होते हैं और इनकी फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, इनके गोदाम भी भरे हुए हैं और इनके कारोबार ज़िंदगी जो है वो रोज़ इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि आप और हम देखते हैं और रश कर सकते हैं इनके ऊपर। मैं आपको बताऊं चंद एक लोगों के नाम, अभी तो मेरे पास 9,12,059 नाम है। आप फिक्र ना करें, ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, कई दिन के लिए प्रोग्राम है। हो सकता है कल परसों तरसों हम ट्रांसमिशन करें। आज बल्कि मैंने चैनल 24 के 3 और एंकर्स को दरख्वास्त की है कि कल वो मेरे साथ आके हाथ बटाएं और ये नाम लेना शुरू करें कि जिस तरह रईसानी के घर से जब करोड़ों रुपया बरामद हुआ था तो बैंकों से टेलर मशीन्स मंगवाई गई थी, वहाँ पे उनको नोटों को गिनने के लिए इतने नोट थे। हमारे पास इतने नाम हैं कि हमें 1 नहीं 2 नहीं 5-5 एंकर्स भी अगर लेते रहेंगे, लगातार नाम लेते रहेंगे तो हमें कई दिन लग जाएंगे। लेकिन दोहरा मयार, दोहरी पॉलिसी, और इसमें मुझे ये बताया गया और कुछ वकला की जानिब से बताया गया कि कसूर असल में हमारे बैंकिंग सिस्टम का है, कसूर हमारी उस जुडिशल सिस्टम का है कि जिसमें जो है बैंकिंग कोर्ट्स ख़ास तौर पे वो ये पैसे रिकवर करने में बिल्कुल यानी कामयाब नहीं। बल मुझे नहीं पता कितने उन्होंने किए कितने, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर बिलियंस एंड बिलियंस जो हैं वो राइट ऑफ हो रहे हैं तो उसका कोलैटरल कहाँ गया? वो क्यों नहीं अपना सेल ऑफ हुआ? उसके लिए जो गारंटीज रखी थी, मैंने तो एक प्लॉट लेना हो तो मेरे से हाथों से अंगूठे लगवाते हैं, पैरों के अंगूठे लगवाते हैं, हमसायों के अंगूठे लगवाते हैं, कितनी कितनी, और फिर जो प्लॉट लेना हो मार्केट से उसको कम से कम 40% लेस पे एवेल्युएट करते हैं और फिर उसके ऊपर लोन देते हैं। और मेरे ऊपर कांस्टेंट, मेरे ऊपर एक तलवार है कि जनाब ये घर बनाया हुआ है, आपने इसी किस्तें डिले कर दी, आपने अगर 2 किस्तें डिले कर दी, आपका नाम अब तीसरी किस्त के बाद सेंट्रल उसमें रेड लिस्ट में चला जाएगा, आपको उसके बाद आपके कार्ड्स बंद हो जाएंगे जी, आपके एटीएम कार्ड्स बंद हो जाएंगे। स्टेट बैंक बड़ा सख्त है इसमें। इन लोगों के तो नाम भी नहीं है और आज मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और ये सोच के कर रहा हूँ कि अगर वाकई इस मुल्क में आज़ाद अदलिया है, इंशाल्लाह जो कि है, तो फिर वो इन लोगों को गिरबानों से पकड़ेगी, फिर वो इन बैंक वालों को गिरबानों से पकड़ेगी, फिर ये उन हुक्मरानों को पकड़ेगी कि जो गरीब का खून चूस रहे हैं। पानी तक को, पीने का पानी जो है उसको तरस गए हैं हम लोग। हम पानी जो पीते हैं उसमें हेपेटाइटिस है, उसमें कंटेमिनेशन है। आपको अगर ये गिलास में पड़ा हुआ पानी है तो ये किसी बॉटल्ड उसका पानी है, नॉर्मल पानी पिया नहीं जा सकता लाहौर शहर में और या किसी भी शहर में पाकिस्तान के। मुझे नहीं पता कोई शहर है स्वात और गिल कागान के अलावा जहाँ पानी जो है साफ़ मिल रहा हो, और यहाँ पे इस मुल्क के साथ ये हशर हो रहा है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, एक आपको वो एलिमेंट बता दूँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है कि उसने जो कमीशन बनाया, उस कमीशन में भी बड़े बड़े नाम आ गए। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ उसमें बहुत से नाम छुपाए गए। मसलन चंद एक आपको बताता हूँ, अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, अभी मैंने बताया पार्टी शुरू हुई है, नाम कोई नहीं बचेगा। जो नाम मेरे से बच जाएगा उसको मैं इंटरनेट पे डालूंगा। ये लोगों की अमानत है कि उन तक हर एक की तफसील पहुंचनी चाहिए। हालत यह है कि जो इस मुल्क में पैसे ला रहा है वो पाबंद सलासल है, वो काली कोठरियों के अंदर है, और जो इस मुल्क का पैसा चोरी कर रहा है वो बड़े आराम से असेंबली के अंदर भी है, सेनेट के अंदर भी है, मिल का मालिक भी है और दिल का मालिक भी है। सारे के दिल की धड़कनों उसके साथ ही लगी हुई हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन था, इसने बड़े बड़े सनकारों और सियासतदानों और दीगर अफराद से कर्जे वापस लेने के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, वो कार्रवाई नहीं हुई। और जिन लोगों के लिए सिफारिश की, मसलन चंद एक आपको बताता हूँ, उसमें रियाज लाल जी, गुलाम दस्तगीर खान, इस्लामुद्दीन शेख, यूनुस हबीब, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी अहलिया फौजिया गिलानी, जाम मोहम्मद यूसुफ, आसमा जहांगीर, जी ये वही आसमा जहांगीर जो ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन है, आसमा जहांगीर,
उनके खावन मियाँ ताहिर जहांगीर, आरिफ हबीब। अभी थोड़ी देर पहले आरिफ हबीब को मैंने देखा एक और चैनल पे बैठे तो बता रहे थे बजट किस तरह का आना चाहिए और अवाम को क्या क्या सहूलियात होंगी। आरिफ हबीब साहब होश करें खुदा के लिए, लोगों को आप क्या बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये वो वाली बात है। आप जरा बैंकों के कर्जे तो वापस कर दें अपने। आरिफ हबीब, रमेश कुमार, चेतन दास, ख्वाजा गुलाम अहमद रशीद, अब्दुल गफ्फार आदम जी, जफर शेख, फारूक शेख, राना तरवीर हुसैन, जाम मोहम्मद यूसुफ, सरदार मोहम्मद जाफ़र खान लगारी। माशाल्लाह कितना बड़ा भारी भरकम नाम है, सरदार मोहम्मद जाफ़र खान लगारी। उनके अकेले नहीं है, फैमिली के और लोग बताता हूँ। उमर लगारी, यूसुफ खान लगारी, वकार अजीम, सज्जाद अजीम, शौकत अजीम, अब्दुल कादिर तवक्कल, मिर्ज़ा इफ्तिखार बेग, आरिफ अली खान अब्बासी, मेजर जनरल फ़रहत अली बरकी, गुलाम मोहम्मद महबूब, ख्वाजा गुलाम सुलेमानी। अच्छा, फिर उन्होंने आगे दीगर लिख दिया। उन्होंने कहा कि दीगर में काफ़ी शुरफा जो उनके नाम छुप जाएंगे, मसलन जिसको छुपाना पड़ा उनमें आज़ाद कश्मीर के सरदार याकूब खान भी शामिल हैं। उन्होंने तकरीबन 9 मिलियन के कर्जे माफ़ करवाए। फिर उनके प्रेस सेक्रेटरी ने इस बात को कंफर्म किया। उसके बाद अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा 105 मिलियन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, लेकिन इस कौम का कर्जा वो माफ़ करवा के ही गए हैं, वो अपने साथ ही लेके गए हैं। इसके बाद उवैस लगारी, जमाल लगारी, MNAs रहे आपके और MPA भी डेरा गाजी खान के, उनके नाम पे ऑयल पंप्स भी लिए गए और मिलियंस में उसका कर्जा माफ़ कराया गया। फिर मांडवी वाला प्लास्टिक के नाम पे कई मिलियन माफ़ करवाया गया। उसके डायरेक्टर्स हैं जनाब अजीम मांडवी वाला, अली मांडवी वाला, ये मेन उसके शामिल हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि प्रोग्राम का दौरानिया फिक्स होता है और मेरे पास इतनी तफसील है कि मुझे ये लालच हो रहा है कि मैं सारी की सारी किसी तरह बताऊं, लेकिन ऑब्वियसली टुकड़ों में आएगी, कुछ आज आएगी, कुछ कल आएगी। बैंकों से कर्जे माफ़ कराने वाले, बैंकों के कर्जे खाने वाले। मैं भी कॉल करूँगा जनाब अली ज़फ़र साहब को, मैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। मैं चाहूँगा कि मैं उनसे भी ज़रा सी एक तफसील लूँ और उनसे मैं ज़रा पूछूँ कि वो इसके मुतल्लिक मुझे गाइड करें। और मैं आपको भी बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उनसे जब मेरी पहले भी बात हुई थी, उनका जी कर्जा माफ़ कराना कोई गलत बात तो नहीं है, ये तो एक ग्रे एरिया है, साडा क्यों नहीं माफ़ होता। अली ज़फ़र साहब, हमारे तो बिजली के बिल कट जाते हैं खुदा के लिए, हमारा तो बिल गलत आ जाए तो हम अपना लेस्को के बाहर मिन्नतें करते रहते हैं गर्मी में खड़े होके, वो उसको रीएडजस्ट नहीं करते। बट इसके ऊपर मैं करता हूँ आपसे, अब इसके ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और बहुत और नाम मैंने आज आपको बताने हैं। नेशनल बैंक के डिफ़ॉल्टर्स बताऊंगा, बीप बैंक के डिफ़ॉल्टर्स बताऊंगा, सिटी बैंक के डिफ़ॉल्टर्स बताऊंगा, समिट बैंक के डिफ़ॉल्टर्स बताऊंगा, MC बताऊंगा। बहुत डिफ़ॉल्टर्स हैं मेरे पास। मैंने कहा 9,12,059 नाम है। आसिफ अली पोता, नाइला नदीम, आप दोनों का शुक्रिया, आप लोग आए। आपने भी कोई कर्जा माफ़ कराया? नहीं, मेरा ख्याल है शायद मैं बैंक डिफ़ॉल्टर हो जाऊं। एक क्रेडिट कार्ड की किस्त नहीं दी थी। आप फिक्र ना करें, तीसरे महीने का वेट करें, आपका नाम रेड लिस्ट में जाएगा, CIB रिपोर्ट बनेगी उस पर, और उसके बाद आप देखिएगा आपके साथ होता क्या। अच्छा, मेरे साथ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि गुंडे आते हैं, बदमाश आते हैं, सिविल कपड़ों में आते हैं, गली में शोर मचाते हैं, ऊंची ऊंची बोलते हैं, बच्चों से बदतमीज़ी करते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं, और जबकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि आप घर नहीं जा सकते। खैर, मेरा तो ये पर्सनल मामला है, लेकिन मुबशर साहब, मैं सुन के हैरान हो गया हूँ, मेरी अकल मौफ हो गई है कि पूरी दुनिया में कर्ज़े लिए जाते हैं और बिज़नेस किया जाता है। आप देखें कि चाइना में, अमेरिका में, इवन हमारा हमसाया मुल्क, उसकी गलत बातें गलत होंगी, लेकिन अंबानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, ये वो किधर से किधर चला गया। हमारे यहाँ कर्ज़ा लिया इसलिए जाता है कि कारोबार ना किया जाए, और बैंकर्स खुद बताते हैं कि किस तरह से आप कर्ज़ा लें कि आपको अपनी रकम भी ना डालनी पड़े और आपको इसमें से बचत भी हो जाए, और फिर इसको 6 यूनिट करार दे दें। 6 यूनिट करार देने के बाद इसको दोबारा सेल करें, दोबारा सेल करने के बाद फिर उस पर कर्ज़ा लें, और फिर कर्ज़ा लेने के बाद आपने कोई लेना है कर्जा जी?
मुबशिर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच सबसे पहले कि आपने इतना बोल्ड किस्म का स्टेप लिया, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैं सरकारी मीडिया के साथ भी बहुत देर अटैच रही, हम लोग इतनी शुगर कोटेड बातें करते रहे और यहाँ बैठ के मुझे लग रहा है कि वाकई ही आप में इतना बोल्डनेस है कि आपने ये स्टेप लिया। जहाँ तक ये बात 9,29,000 12,059 बंदे जो है ना, वो तो डायरेक्ट मेरे दुश्मन, उनके घर वाले मेरे दुश्मन, बहुत सारे उनके दोस्त मेरे दुश्मन, उनके दोस्त आपके दुश्मन, उनके जो मीडिया उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके दुश्मन। सबसे पहले तो ये देखिए, इश्तिहार खाने वाले जो हैं, बिल्कुल वो आपका बिल्कुल सपोर्ट रुक जाएगा। और ये सारे वो लोग हैं जो लोग असेंबलीज में बैठे हैं, जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, जिनके एड से ये मीडिया ग्रुप्स चल रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं। तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी आते हुए ये थी कि आप ये कैसे करोगे, बिकॉज आपका मीडिया ग्रुप आपको कैसे करने देगा? क्या वो एड्स रोक नहीं देंगे? बिकॉज एडवर्टाइजिंग से भी तल्लक रहा, एड्स रुक नहीं जाएंगे, डीजीपीआर से कॉल नहीं आ जाएगी। थोड़ा सा आप चैनल 24 को क्रेडिट दे दें। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सारा नहीं, बहुत सारा क्रेडिट, और मेरा ख्याल है उसको बहुत ज़्यादा हौसला देने में आपका हाथ इसमें है। लेकिन मैं, जैसे इन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड का, ऐसे ही मेरे क्रेडिट कार्ड गुम हो गया एयरपोर्ट के ऊपर, तो उस पर अनयूजुअल किस्म की शॉपिंग हुई। खुद बैंक ने मुझे बताया कि आपके क्रेडिट कार्ड पे एक अनयूजुअल शॉपिंग हो रही है। मैंने उन्हें कहा जी स्टॉप कर दें। उन्होंने कहा लेकिन यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा, बेशक वो चोरी हुआ या जो मर्जी हुआ, हम मानते हैं चोरी हुआ, आपका एक साइन भी मौजूद नहीं है, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। अब वो मुझे पे करना पड़ रहा है और किस्तें भी नहीं करके दे रहे मुझे। हमारे प्रोड्यूसर का क्रेडिट कार्ड का एड्रेस चेंज हुआ, बिलिंग एड्रेस, उसके ऊपर बैंक ने जुर्माना लगाया कि 5,000 रुपया फीस दे। आई रिक्वेस्ट कि इसकी इंस्टॉलमेंट ही कर दें, इंस्टॉलमेंट में पे करते थे। उन्होंने कहा नहीं, आपको फुल एंड फाइनल पे करना है, अदरवाइज आपके सारे बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। आइंदा के बाद आप कोई बैंक अकाउंट नहीं ले सकेंगे। मेरी सरकारी सैलरी जहां पे आती थी, उन्होंने वो अकाउंट हबीब बैंक से बंद कर दिया मेरा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज मैं जिन शुरफा के नाम आपको बताऊंगा, जिन शुरफा, थोड़ा सा शुरफा बोल के हम लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कर रहा हूं डिस्करेज, क्योंकि आपके और मेरे मुआशरे में उन लोगों को इज्जत दी जाती है जो पैसे हड़प कर रहे हैं। आपके और मेरे मुआशरे में उन लोगों को इज्जत से नाम ली जा रही है जिनका नाम पैनामा लीक्स में आ रहा है। आपके और मेरे मुआशरे में उन लोगों को इंतहाई इज्जत दी जाती है जिनके नाम जो नैबज़दा होते हैं। माजरत के साथ ये मुआशरा चोरों और डकैतों की इज्जत करना है, और नहीं बदनाम नहीं, ये मुआशरे की खुद अपनी ख्वाहिश है। मैं जिन मर्जी के नाम लूं, क्या कल उनके घर वाले उनका बॉयकॉट करेंगे? चले नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब है सारे जुर्म में शरीक हैं। 29,000 करोड़ का 29,000 करोड़ का डिफॉल्ट जो है वो आज आपको मैं दिखाऊंगा। एक ब्रेक से आएंगे तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, समिट बैंक और सिटी बैंक की कुछ नाम पर नाम आपको बताऊंगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आज आपको मैं जितनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं थोड़ी बहुत, वो इन सफ़ात पे मुश्तमिल है। कैमरा अगर आप मेरे से हटा के इनको सफ़ात दिखाएं और इनको बताएं कि वो सिर्फ इन सफ़ात पे मुश्तमिल है। और इस तरह के मेरे पास 52 यानी ब्लॉक्स जो हैं वो जिल्दें हैं मौजूद, 52 जिल्दें मेरे पास इसकी मौजूद हैं, जिसे मैं आपको बताऊंगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मुझे ज्वाइन किया है। अली ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, मैं ज़रा नाजरीन को कुछ नाम बताता चलो, इंटरेस्ट डेवलप रहेगा लोगों का कि नेशनल बैंक के डिफॉल्टर्स में कौन कौन आते हैं। हमीदा बेगम, हाजी मोहम्मद असलम, जुल्फ़िकार अली बुखारी, मसूद खान लगारी, खादिम हुसैन, मियाँ ज़हूर अहमद, उदैबिया टेक्सटाइल मिल्स फैसलाबाद, मुनव्वर अली नून, अमानुल्लाह लोन, सरदार सलीम हयात वगैरह वगैरह। यानी नाम के साथ सरदार और काम देखें क्या है। अली ज़फ़र साहब, बात यह है कि लोन राइट ऑफ्स के ऊपर बात कर रहे हैं और मेरे पास जो डिटेल्स मौजूद हैं, इवन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक कमीशन को पेश की गई थी जस्टिस जमशेद साहब के लिए पास, मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि वो इनएक्यूरेट रिपोर्ट थी। उनको ना पूरे नाम बताए गए, ना उनको पूरी तरह काम करने दिया गया। अब ये जो जबरी तौर पर इस मुल्क का पैसा खा रहे हैं लोग, क्या इनके लिए कोई कानून मौजूद है? देखें जी, जो लोन डिफॉल्टर्स हैं, एक्चुअली वो उसकी वजह जेन्युइन भी हो सकती है कि आपने लोन लिया और आप नहीं वापस कर सके, कारोबार में प्रॉब्लम हो गया। इस तरह डिलिबरेट भी हो सकता है, जानबूझ के भी किया जा सकता है कि वो लोन लिया ही गया ना वापस करने के लिए। तो लोन डिफॉल्ट का तो एज सच कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता ना। एक मैं कहना है इंटरजेक्ट सर बीच में, लेकिन
एक बता दूं, जो है लोन जिसकी डिफॉल्ट, जिसकी क्राइम नैब के तहत है, वो ये है कि आप किसी ओहदे पे हों, कोई इम्पोर्टेंट ओहदे पे हों, कोई पॉलिटिकल ओहदे पे हों और आप अपना लोन माफ करवाएं, तब ये ऑफेंस है। और ये नैब के तहत एक ऑफेंस क्रिएट किया गया था जिसके तहत काफी लोगों को ट्राई भी किया। अली जफर साहब, मैं आपको अभी एक नाम बता देता हूं। मैं थोड़ी देर पहले उनको टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहा था, आरिफ हबीब साहब, पता नहीं अरबों अरबों के मालिक हैं और आपको पता है बैंक के भी मालिक हैं, सब कुछ। उनका नाम इस लिस्ट में है डिफॉल्टर का। वो चंद मिलियन का लोन क्यों नहीं वापस कर सकते? चंद टके हैं तो अब उनका बिजनेस भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहा है, उनका नाम भी चल रहा है, इज्जत से वो आके टीवी पे इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और बता रहे हैं बजट में क्या होना और क्या नहीं होना। खुद डिफॉल्टर है वो आदमी। हम कैसे इज्जत कर लें ऐसे शुरफा की, और हम कैसे मान लें कि उनके कारोबार में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उनका कारोबार तो चल रहा है। जी मैं एक्चुअली इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल बात कर रहा। मैं तो एक आपको एग्जांपल दे दी। जी, आप हो सकता है वो अब आपकी सही एग्जांपल होगी, और अगर इस तरह बात है कि कोई जानबूझ के नहीं देना चाह रहा, तो फिर तो ऑब्वियसली एक बड़ा मॉरल ऑफेंस है और ये इशू हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो जब आप बात करते हैं कानून की, तो कानून में इसको सिविल ऑफेंस करार दिया जाता है और एक प्रोसेस होता है कि अगर बैंक से लोन कोई डिफॉल्ट कर जाए जिस वजह से भी हो, तो बैंक फिर उसको रिकवरी के लिए उसके खिलाफ केस कर सकता है और उसको ट्राई कर सकता है। लेकिन ये क्रिमिनल साइड इसकी नहीं होती। क्रिमिनल साइड से तब होती है अगर आप किसी ओहदे पे बैठे हों और आप फिर अपना लोन माफ करवाएं। प्रॉब्लम ये आता है बैंक को, एक और बताऊं मुबशिर साहब आपको बात, कि जब बैंक, जो कमर्शियल बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, वो भी लोन राइट ऑफ करते हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं बिकॉज हमारी जो अदालतें हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हमारा जो लीगल सिस्टम है बैंकिंग का, वो 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं केस रिकवरी करने पैसे के। तो बैंक सोचता है कि मैं बजाय 7-8 साल इंतजार करूं, किससे चलाऊं, पता नहीं रिकवरी होती है नहीं होती, कब होती है, तो मैं पहले ही आज ही उससे समझौता कर लूं और बेशक मुझे गिव अप करना पड़े कोई पैसा, मैं उसको अभी पैसा ले लूं। तो इसका मतलब ये है, माजरत के साथ एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो अदालतें हैं वो फैसले नहीं कर रही, इसलिए बैंकों को ये कर्जे माफ करने पड़ रहे हैं? ये फैक्ट है। इसको इनफैक्ट ये बहसें काफी बार हुई हैं और वजह यही है कि हमारा लीगल सिस्टम, स्पेशली जो बैंकिंग लॉ सिस्टम है, इसमें साल लग जाते हैं इससे पहले कि आप रिकवरी कर सकें। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लोन डिफॉल्टर्स के साथ समझौता करके उनको काफी हद तक कर्जा माफ कर देते हैं। ये एक है इशू जो हम, आपको पता है कि ऑनरेबल कमीशन को सही डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए गए, और इसमें इस मुल्क में किसी अदालत ने किसी ऐसी कंटेम्प्ट करने वाले शख्सियत को या इदारे को, उनको कोई उन्होंने पाबंद सलासल नहीं किया। ये आप जस्टिस जमशेद वाली कमीशन की, मैं जस्टिस जमशेद के कमीशन की बात कर रहा हूँ। वो उन्होंने 1-2 बार कहा था ऐसी बात कि जी मुझे इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रही, लेकिन अल्टीमेटली आप देखें उन्होंने फिर जब फाइल कर दी अपनी कमीशन रिपोर्ट, तो उसमें उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं कही कि जी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सका। तो उनको चाहिए था कि अगर ऐसी बात है तो शायद वो उसको छोड़ देते चलें और कहते कि मैं इसको आगे कार्रवाई नहीं कर रहा। बाय द वे, उनको 40% इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई। अली जफर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं और मैं बड़े, यानी ये आपको मोहतात अंदाजे के मुताबिक के फिगर्स दे रहा हूं। आप ये दुरुस्त कह रहे होंगे, आपकी माशाल्लाह बड़ी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है, और बट इसके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं आपको जवाब दे सकता कि मैंने इसके ऊपर कुछ। एक और बात के बारे में मुझे जरा बताइएगा प्लीज, मुझे बावर कराइएगा कि 1962 का जो ऑर्डिनेंस है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस बेसिकली ऑफ 1962, उसमें आपको ये तो ऑफ हैंड भी नहीं याद होगा आपको कितनी बार तरामीम हुई हैं, और वो तरामीम ऐसी हैं मज़ेखा खेस। मैं आपको एक पढ़ के बता देता हूं कि स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है कि वो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करे, और तारीखी एतबार से शुरू में एक सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 7 BCD, जो 1972 में जारी किया गया, और स्टेट बैंक ने बैंकिंग कंपनीज को हुक्म दिया
कि किसी किस्म का कर्ज बगैर स्टेट बैंक की इजाज़त से राइट ऑफ ना करें जिसकी मालियत 5,000 से ज़्यादा हो। और लेकिन उस ही पर्टिकुलर सर्कुलर में पैराग्राफ नंबर 3 के मुताबिक स्टेट बैंक ने उनको कर्जे माफ़ करने की इजाज़त दे दी और उस सूरतें बता दी। मसलन वो क्या क्या है कि अगर एडवांस टाइम बार्ड हो, गारंटर और बोरोवर आपको ना मिल रहे हो, एडवांस इनसिक्योर्ड हो, रिकॉर्ड में डिफेक्ट्स हों, एडवांस को वापस ना लिया जा सकता हो जिसकी वजह अनरियलाइजेबल एसेट्स हैं, और कर्जा लेने वाला बांग्लादेश में मुंतकिल अगर हो गया हो। तो अली ज़फ़र साहब, मैं तो अगर बैंक मैनेजर मेरे से मिल गया और मैंने उसको 1 करोड़ 2 करोड़ का घर ले दिया या उसको दे दिया, कैश दे दिया, और उसने बड़े आराम से रिपोर्ट जमा करा दी कि जी वो गारंटर भी नहीं है और वो कर्जा लेने वाला भी नहीं है और मुल्क से गायब हो गए हैं, और जो प्रॉपर्टी उन्होंने दी है वो कौड़ी की भी दी है, तो बराए मेहरबानी इसको राइट ऑफ कर दें। और राइट ऑफ हो गया। आई एम सॉरी। आप सही कह रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि इससे पहले कि हबीब बैंक और यूनाइटेड बैंक या एमसीबी ये सारे प्राइवेटाइज हुए थे, इससे पहले ये चूंकि हुकूमत के बैंक थे तो इस किस्म के बहुत सारे सर्कुलर्स आते थे और उन सर्कुलर्स के तहत बहुत सारे पॉलिटिशियंस, स्पेशली जिनकी शुगर मिल्स थी, वो लोग आके तो अपने कर्जे माफ कराते थे और फिर माफ कराने के बाद थोड़ी देर बाद जी अली साहब, मैं आपको दोबारा लाइन पे लेता हूं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप टेलीविजन पे देखें ज़फ़र साहब, तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने सर्कुलर नंबर 29 2002 यानी 2002 के अंदर जारी किया, 2002 में, जिसकी रूह से 3 साल में नुकसान में जाने वाली कारोबार की आड़ में बड़े बड़े कर्जे माफ़ करने की राह हमवार कर दी गई और इस मकसद के लिए कर्ज़ों को 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। 5 लाख रुपए तक का कर्जा, 5 लाख से 25 लाख का कर्जा और 25 लाख से ऊपर का कर्जा। आई एम सॉरी, यानी करोड़ों रुपया लो, एक बैंक मैनेजर को चंद टके खिलाओ रिश्वत और उसके बाद अपने सारे कर्जे माफ करा लो और मुल्क और कौम के दरमियान इज्जतदार बन के फिरते रहो। चंद एक इज्जतदारों के नाम आपको बताता हूं, जैसे ये अब मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिफॉल्टर्स की थोड़ी सी अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आपको लिस्ट बताता हूं। परवेज सुल्तान, आवान पोल्ट्री फार्म, कश्मीर पॉलीप्रोपलीन, पीरजादा खान, मदीना प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, अफजल वीविंग फैक्ट्री, मुबारक प्रोसेसिंग मिल्स, हबीब कॉटन इंडस्ट्री, नवाब फ्लोर मिल, एहसान अलाई इंडस्ट्री, उसके बाद शौकत इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनीज, मेहरान कॉटन एंड जिनिंग ऑयल मिल्स और स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, सेटेक्स स्पिनिंग मिल्स, यूनाइटेड जूट मिल्स, मैसेज स्टील कॉम्प्लेक्स, जुमा खान, दिल्ली डान, वाह वाह वाह, यार मोहम्मद, खमीसो, गुलाम मुस्तफ़ा, यानी पूरे पूरे नाम भी नहीं लिखे हुए, पूरे पूरे एड्रेस भी नहीं है, और ये ZTBL के नाम जो हैं वो इसी तरह के हैं, रशीदा बेगम, अली मोहम्मद खान, नियाज अहमद। ऑब्वियसली ये फिक्टिशियस नाम है और जानबूझकर इनसिक्योर यानी गारंटीज़ के आगे ये लोन्स जो हैं वो दिए गए ताकि ना उनको फ़र्क पड़ता है ना किसी को। अली ज़फ़र साहब, आपका नंबर अभी बंद मिल रहा है, उसको प्लीज़ ज़रा ऑन करेंगे तो हम आपको दोबारा लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। और एयरपोर्ट लेमोजीन सर्विसेज, एलीट एजेंसीज, ये बैंक ऑफ खैबर के हैं जी, हमास कंस्ट्रक्शन कंपनी, फ्रंटियर सेरेमिक्स लिमिटेड, सुनहरी बैंक में पैराडाइज स्पिनिंग मिल, यूसुफ कार्पेट गैलरी, यूनिवर्सल कमोडिटीज लिंक, पाक एग्रो कंपनी, रिदा इंडस्ट्रियल क्लोथिंग, GS बैंक में कुंजा टेक्सटाइल, M शाकिर, उस्मान गुड, संबा बैंक में सीको पाकिस्तान, सेको पाकिस्तान, ये तो मेरे एक दोस्त की कंपनी है, आई एम सॉरी बट सॉरी आ गया नाम आपका आ गया। ज़हूर टेक्सटाइल में, ये मेरे दूसरे दोस्त की कंपनी है, ज़हूर टेक्सटाइल मिल्स थी, क्रेसेंट नेटवे लिमिटेड, उसके बाद अलबरका बैंक, अलबराका बैंक, अल हमीद फूड लिमिटेड, आसिम कैसर एंड कंपनी, खुर्शीद स्पिनिंग मिल्स, आलमगीर डेवलपर्स, मंसूर उस्मान। आई एम सॉरी, मेरे पास इस वक्त 9,12,059 अफराद की लिस्ट मौजूद है, कौन कौन इस मुल्क का कर्जा खा के हड़प कर गया। जेन्युइन बैंकरप्ट केसेस भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जेन्युइन बैंकरप्सी के केसेस भी होते हैं, बिजनेसेस नहीं चलती, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जब नेशनल बैंक से, ज़राई तरक्याती बैंक से कर्जे माफ़ कराए गए
तो अभी ये भी तफसील सामने आएगी कि किसके कहने पे क्यों माफ़ कराए गए। बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और पाकिस्तान में भौचाल आ रहा है, तकरीबन 9,12,059 अफराद के नाम है और मेरा फ़ोन जो है इसकी बैटरी इसी तरह डाउन हो रही है। बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और कि जनाब किसका नाम है, मेरा नाम तो नहीं है, उसका नाम तो नहीं है। भाई साहब जिसका भी नाम है सबके नाम आएंगे यहाँ पे आज, कोई नहीं बचेगा, ना कोई दोस्त ना कोई गैर, कोई नहीं बचेगा, सबके नाम आएंगे यहाँ पे। बैरिस्टर अली ज़फ़र मेरे साथ हैं, आसिफ अली पोता और नाइला नदीम मेरे साथ हैं। अली साहब आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊं जो जस्टिस जमशेद ने कहीं, उनके कमीशन ने जो चंद एक ऑब्जर्वेशंस दी कि 740 केसेस को देखने के बाद कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है या तो दुरुस्त पॉलिसी ही नहीं बनाई गई, या फिर उन पर अमल दरामद दुरुस्त नहीं किया गया, या कुछ केसेस में बुनियादी तकाज़ों का ख्याल ही नहीं रखा गया और कर्जों की वापसी या इजरा में बैंकर्स की शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया। रिकॉर्ड को दुरुस्त तरीके से संभाला ही नहीं गया और ना ही दुरुस्त तरीके से मेंटेन किया गया। 1971 से 92 का रिकॉर्ड ही मुकम्मल नहीं है, जबकि 92 से 2009 का रिकॉर्ड तो बेहतर है, लेकिन वो बहुत ही गैर मुनज़्ज़म तरीके से रखा गया है, ख़ुसूसन उन कर्जों का जिनको राइट ऑफ करना था। फिर DFIs डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अपने एवेल्यूएशन डिपार्टमेंट हैं, लेकिन बहुत से कमर्शियल बैंक्स के रिकॉर्ड में एवेल्यूएशन रिपोर्ट्स ही मौजूद नहीं है। इस तरह किसी किस्म की इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड बहुत से केसेस से नहीं मिला। बहुत से कर्ज बगैर किसी तहकीक के दिए गए, बगैर किसी तहकीक के दिए गए, बहुत से कर्ज बगैर किसी तहकीक के दिए गए। ये कर्ज जल्दबाजी में दिए गए ताकि जो कि हुकूमती प्रेशर या किसी और वजह से दिए गए हैं, और कर्ज देने के असूलों को नजरअंदाज किया गया। कमीशन ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि कर्ज लेते हुए बेदली से तखमीने लगाए गए और इन लोगों को भी कर्ज दिए गए जिनका कर्ज देना बनता ही नहीं था। क्रेडिट मॉनिटरिंग का आगाज कर्ज देने के साथ ही शुरू हो जाता है और बैंक्स ने इस बात का इकरार किया कि बहुत से कर्जे मॉनिटरिंग ना होने की वजह से खराब हुए। स्पेशल एसेट्स मैनेजमेंट यूनिट्स ने कई बार लंबा अरसा डिफॉल्टर से गुफ्तो शनीद में ज़ाया किया, जिसकी वजह से रीस्ट्रक्चरिंग और कानूनी चाराजोई का वक्त ज़ाया हुआ। इसकी वक्त की ज़िया की वजह कर्जे के रिकॉर्ड दुरुस्त ना होने मेंटेन ना होना था। फिर बैंक्स और DFIs तवील अरसे तक खामोश बैठे रहे और रिकवरी के लिए किसी किस्म का कानूनी रास्ता अपनाया ही नहीं। या कमीशन को बमुश्किल ऐसा केस मिला जिस पर बरवक्त कानूनी चाराजोई हुई हो। इस ताखीर की वजह से सिक्योरिटीज़ की कीमतों में भी डिप्लीशन हुई जो कि बैंक के पास मौजूद थे। कई कर्जे फॉरेन एक्सचेंज में दिए गए, उन कर्जों की अदायगी पाकिस्तान करेंसी में होनी थी। इस पेमेंट की किस्त की वापसी के लिए असूल बनाया गया कि ड्यू डेट को उस करेंसी की बुलंद तरीन कीमत के हिसाब से पेमेंट वापस होगी। इस असूल की वजह से कई केसेस में कर्ज गुजार को असल जर से ज़ायद अदायगी करनी पड़ी और दूसरी तरफ बैंक को भारी मकदार में कर्ज राइट ऑफ करने पड़े। बार बार दरख्वास्त के बावजूद कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन या कार्रवाई के लिए किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं दिया गया और प्रेसिडेंट्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स जो हैं उन्होंने कमेटीज़ का रिकॉर्ड नहीं पेश किया। मासवाए कुछ केसेस के कर्ज देने वाले इदारों ने बैंकिंग ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस का फ़ायदा नहीं उठाया। स्टेट बैंक बाहैसियत रेगुलेटरी अदारा कोई एहतसाब का इफेक्टिव सिस्टम नहीं कायम कर सका, जिसकी वजह से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से कानूनी कार्रवाइयाँ देर करने पर जवाब तलब भी हो सके। और रिकवरी के कवानीन बहुत कमज़ोर हैं, उनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। जो कवानीन मौजूद हैं उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन पर तवज्जो ज़रूरी है। बात यह है अली ज़फ़र साहब कि इसका मतलब है कि 1971 से लेके अभी तक जितने गवर्नर्स आए स्टेट बैंक के, जितने उसके ओहदेदारान आए, जितने गवर्नमेंट बैंक्स के प्रेसिडेंट्स आए और मेंबर्स आए बोर्ड के, उन सब को हथकड़ियां लगा के घसीट के जेलों में डालना चाहिए ना। इस वजह से तो कि पाकिस्तान कर्जे में डूब रहा है और ये बाबा का माल समझावे, जिसको चाहते हैं दे देते हैं। जी मुबशर, मैं आपको बता रहा था कि जो UBL, MCB, HBL वगैरह बैंकों की प्राइवेटाइजेशन से पहले ये सारे बैंक, सारी DIFCs जो थी ये हुकूमत के पास थी और वो वक्त था जब बहुत सारे लोगों ने कर्जे लिए, कर्जे माफ कराए, माफ कराने के बाद फिर और कर्जे लिए और एक तकरीबन कारोबार बना लिया कर्जे लेने माफ कराने का।
ये वो वक्त था जब मेरा ख्याल है रिकॉर्ड, और यही जमशेद साहब की जो कमीशन रिपोर्ट है उसमें भी बड़ी वाज़ेह तरीके से ये दिए हुए फैक्ट कि ये वो वक्त है जब बहुत सारी डिलिबरेट डिफॉल्ट्स हुई। और मेरा ख्याल है एक अगर एहतसाब करने की आप बात करते हैं, अगर आप करप्शन खत्म करने की बात करते हैं, तो ये वक्त है जो इसमें आपको सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस वक्त कर्जे माफ कराए, अपनी इंपायर्स बनाई और अब वो बड़ी बड़ी इंपायर्स लेके बैठे हुए हैं। अब वक्त ये आ गया है जब बैंक कमर्शियल हो गए हैं, कमर्शलाइज हो गए हैं, प्राइवेटाइज हो गए हैं, प्राइवेट अदारों के पास हैं। अब वो आप कम देखने में आता है, अब कोई मजबूरी के तहत ही राइट ऑफ करेगा। लेकिन जब वो नेशनलाइज थे ये सारी इंस्टीट्यूशन, तब का वक्त बहुत एक गंभीर वक्त था जब हमने देखा, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली मिसयूज किए अपनी अथॉरिटी, और मिसयूज करने के बाद कर्जे लिए भी और वापस नहीं किए और फिर दोबारा कर्जे लिए और बड़े बड़े अपने कारखाने बनाए उसके जरिए। तो ये इस कॉन्सेंट्रेट आप उस पर करें। अदरवाइज जो आजकल का जमाना है, अब तो मैं देख सकता हूँ कि क्योंकि बैंक सारे अपने एक अच्छे तरीके से चल रहे हैं, प्राइवेटाइज्ड हैं, प्राइवेट लोगों के पास हैं, तो कोई प्राइवेट अदारा अपने आप को डिलिबरेट नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं प्राइवेट अदारों का आपको बता देता हूँ, मुझे नहीं पता ZTBL प्राइवेट है, प्राइवेट होगा, इसके मेरे पास बड़ी गवर्नमेंट है जी, एक गवर्नमेंट है। ओके चलें, इसको छोड़ देते हैं ZTBL को, इसको तो खा लेने। अस्करी बैंक ये तो गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट है। प्राइवेट है। एलाइड बैंक प्राइवेट है। बैंक ऑफ खैबर बैंक ऑफ खैबर चले आप कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट है ना। सुनहरी बैंक लिमिटेड, JS बैंक, संबा बैंक, अल्फला बैंक, अल्फला बैंक, अलबराका बैंक, मीजान बैंक, बैंक अल हबीब, समिट बैंक, सिटी बैंक, पाक लिबिया बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, पाक गुलफाम फरीद बैंक, ये कौन सा है, फैसल बैंक लिमिटेड, ये सारे तो प्राइवेट है ना जी। ये प्राइवेट बैंक जब करेगा राइट ऑफ, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह होगी, और वो वजह यह है कि या उनकी सिक्योरिटी में कोई ऐसा डिफेक्ट आ गया है, या उन्होंने इसलिए सोचा है कि बजाय हम 10 साल जाया करें लिटिगेशन में, हम अभी समझौता 10 साल क्यों लगेंगे अली साहब लिटिगेशन में जाने से? बैंकिंग कोर्ट के पास तो ओपन एंड शट केस होगा कि ये लोन था, ये किस्त थी, ये उसने नहीं दिया, ये गारंटी है, इसको पकड़ लो। अनफॉर्चुनेटली वो लीगल सिस्टम इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो और ये भी एक फैक्ट है, रिकॉर्डेड है, कि हमारे एवरेज केसेस बैंकिंग कोर्ट के 5 से 6 साल लगते हैं, और उसके बाद भी कोई पता नहीं कि आप ऊपर तक जाएं सुप्रीम कोर्ट तक, फिर वो रिमांड हो जाए केस और दोबारा से शुरू हो जाए। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, और उसके लिए हमें मेरा ख्याल है कानून की अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है। मैं आपको दोबारा से मैं दूंगा अपने शो में इस मसले पे। लग मुझे ये रहा है, अल्लाह करे लग रहा हो, लेकिन लग मुझे ये रहा है कि हमारे जितने कवानीन हैं और हमारे जो अदालतों की कार्रवाई है वो अमीर को बहुत हेल्प करती है, और गरीब का तो बैल भी बिक जाता है जब वो अदालतों के चक्कर लगा रहा होता है और वहाँ पे धक्के खा रहा होता है। और हालत यह है कि बच्चे तक रुल जाते हैं डिवोर्स कोर्ट्स के अंदर, अगर आप जाके हाल देखें